अब टाटा ने स्टार्ट कर दिया है लाइफ टाइम वारंटी, लेकिन ये लोग कंडीशन देते हैं कि ये कंडीशन है भाई। कस्टमर को तो ये लग रहा है कि भैया लाइफ टाइम की वारंटी है, मेरी रिप्लेसमेंट वारंटी है। अगर आपकी बैटरी 45% पे उस वक्त है या 50% पे है कैपेसिटी पे, तो ये लोग आपको 50% वाली ही ऑफर करेंगे। ओके फिर बोलेंगे कि अगर आपको न्यू बैटरी चाहिए तो सर उसकी 50% की कॉस्ट और दो। बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है ये तो स्कैम है एक तरीके का। अगर दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल बंद हो गया, गवर्नमेंट बंद करके तो देखेगी भाई, पेट्रोल डीजल जितने भी एनसीआर के लोग हैं सब घरों से बाहर आ जाएंगे। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी हुई हैं, किसी ने अगर 70 लाख रुपए का कार लिया है, कोई मर्सिडीज का CLS वेरिएंट है, वो 10 साल बाद उसकी कॉस्ट मुझे क्या मिलेगी, 6 लाख रुपए। तो अगर एनसीआर के अंदर बंद होता है कि डीजल पेट्रोल बंद हो गया तो भाई गेम खत्म है फिर। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि हमें पिछले कुछ एपिसोड्स के बाद ये पता लगा है कि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, गाड़ियों के बारे में, EVs के बारे में, आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हमने सोचा यार कोई इंटरेस्टिंग गेस्ट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ है सौरभ सैनी भाई। ये इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे तरीके से ऑटोमोबाइल्स को रिव्यू करते हैं और जैसी ऑडियंस है उस हिसाब से ही चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें बड़ा मज़ा आया इनका कंटेंट देख के और हमें लगा कि अगर ये हमारे पॉडकास्ट पे आएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपना नेक्स्ट व्हीकल लो, इससे पहले हमने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दी जाए। तो स्वागत करते हैं सौरभ भाई का। सौरभ भाई स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है आजकल ऑटोमोबाइल्स में, क्या चल रहा है भाई? तूफान आ रहा है भाई, तूफान ही आया हुआ है यार, सही में ईवी का तूफान। तूफान तो आ रहा है सौरभ भाई, लेकिन हमें ऐसा लगता है इंडिया के बाहर जो हो रहा है उस मामले में इंडिया थोड़ा पीछे रह गया है। मतलब ऐसा हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियस है भाई ब्रांड्स इतने ज्यादा हैं कार्स के, वहाँ बाहर US में देखें या कहीं और भी देखें, इंडिया में तो बहुत कम गिने चुने 2-4 प्लेयर्स ही हैं। तो सारे बाहर के तो ब्रांड्स हैं। दूसरी बात, हमारे पास ना ईवीज की टेक्नोलॉजी नहीं है, बैटरीज नहीं है। अभी कंपनीज ईवीज के लिए रेडी नहीं है। ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बंद कर देंगे, फिर पूरे इंडिया के अंदर बंद कर देंगे पॉल्यूशन की वजह से। और जबकि हर किसी को ये लग रहा है कि पॉल्यूशन गाड़ियों से होता है। क्यों भाई, पॉल्यूशन इंडस्ट्री से भी तो हो रहा है। जो जनरेटर चल रहे हैं उनसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें और चल रही हैं उनसे हो रहा है, जिनके जुगाड़ चल रहे हैं उनसे हो रहा है। ईवी के साथ में क्या है कि ये लोग मोटर की टेक्नोलॉजी और जो ब्लूप्रिंट है वो तो बाहर का है, ठीक है। बैटरी के सेल्स बाहर के हैं। यहाँ पे क्या है, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो ये लोग खुद अपना डिज़ाइन करके खुद ला देते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में। पर भाई जैसे इंडियन ऑडियंस अभी भी जैसे बहुत ये नोशन सेट हो तो रहा है कि भाई EV कार्स चलाओ या EV ही चलानी चाहिए, पोल्यूशन भी बचेगा और आगे पैसे भी कम लगेंगे। पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इसे कम्प्लीटली कि भाई डीजल और पेट्रोल ज़्यादा लॉन्ग टर्म गाड़ियां हैं। ऐसा हो रहा है, आपको भी लगता है कि भाई ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोग EV पे? लोग इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, चार्जिंग टाइम कौन देगा अपनी ज़िंदगी में से निकाल के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, और घर में लगाओ तो फिर 20-20 घंटे। तो क्या है कि फ्यूचर तो EV है ही, इलेक्ट्रिक ही है, मोटर से ही चलेगा ये। जो व्हील्स हैं आपके, कभी इंजन यूज़ नहीं होगा अगले आने वाले टाइम में। बट बैटरी जो है अभी, जो हम लिथियम फास्फोरस वगैरह, लिथियम आयन वगैरह जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड टेक्नोलॉजी, ये बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी कैपेसिटिव या फिर किसी और टेक्नोलॉजी में इन फ्यूचर। तो बैटरी मॉड्यूल ही चेंज होगा। और अमेरिकन तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ कर रहे हैं। वो हाइड्रोजन डालते हैं, उसका रिएक्शन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, साइलेंसर में से पानी निकलता है, तो इन्वायरमेंट भी बढ़िया हो गया। जहाँ से निकलेंगे वहाँ से, जहाँ से कार से निकलेंगे वहाँ से पानी निकल रहा है, और पीछे से जो है कोई स्मोक नहीं निकलता उसमें से। और कार आपकी इलेक्ट्रिक होती है, उसमें भी बैटरी लगी हुई है, लेकिन यहाँ ला नहीं सकते फ्यूल सेल। अच्छा, महंगा होता है, कौन खरीदेगा? एक छोटी सी कार आपको पड़ेगी 90 लाख रुपए की, तो लेगा कौन? यहाँ पे ब्रो नॉर्मल EV भी देखी जाए तो वो भी काफ़ी ओवर प्राइस लगती है कि 30 लाख या 35 लाख से तो स्टार्ट है ही गाड़ी की। EV में से बैटरी हटा दो, सारी कॉस्ट खत्म। ये बैटरी की कॉस्ट है, क्योंकि टाटा बोल रहा है कि बनाया है टाटा ने खुद की बैटरी। बट अगर महिंद्रा को भी देखो तो अपनी जो XEV9 है उनकी, उसके अंदर तो BYD की बैटरीज लगी हुई हैं। BYD चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ जाइंट है। BYD बहुत बड़ा है, इन सबसे बहुत बड़ा है। ये सब इतने से हैं, अगर मैप में देखोगे ग्राफ में BYD का स्केल इतना बड़ा है भाई। वो अमेरिका को खा गया, वो जितनी भी और कंट्रीज़ हैं इस सब के अंदर पहुंचा हुआ है। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स। तो BYD के बैटरी सेल्स आ रहे हैं। पहले सैमसंग दे रहा था, अब वो BYD ने अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी है, तो वो आके यहाँ पे लग जाते हैं। बट आप क्या रेकमेंड करते हो ऑडियंस को कि अभी रुक जाएं EV लेने से पहले, या फिर अभी से लेना शुरू कर दें, अडेप्ट करना शुरू कर दें? अगर आपके घर में चार्जिंग है और या फिर ऑफिस में चार्जिंग है और ये पता है कि मेरे को कितनी चलानी है, क्योंकि डीजल पेट्रोल में तो ये होता है अरे भरवा लेंगे यार बाहर से।
ईवी में क्या है भाई, रेंज खत्म हो जाएगी तो चार्ज ऐसे नहीं हो कि प्लग किया तुमने चार्ज हो गई, ऐसे नहीं होती ईवी चार्ज, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आपको पता है डिस्टेंस कितना है घर में और ऑफिस में आपके चार्जिंग सॉकेट है तो ईवी ले लो, बेस्ट है। लेकिन ये देख लेना कि 3-4 साल तक तो उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन 3-4 साल के बाद 5-6 साल के बाद जब बैटरी सेल्स ख़राब होने लग जाएंगे तो मेन पार्ट जो है किसी भी ईवी का वो बैटरी है, उसकी सबसे महंगी चीज़। फिर उसमें आप पैसे डाल देना ना, या फिर टाटा जैसी कंपनी जो लाइफ टाइम वारंटी दे रही है उस पर जाओ। अच्छा, महिंद्रा जैसी लाइफ टाइम वारंटी नहीं दे रही? ये भी देंगे अभी जब इनको कस्टमर को लेके आना है। पर भाई जैसे जो भी बायर है उसको, जैसे आप BYD बता रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ईवी वाले सेगमेंट में, तो वही प्रेफर करनी चाहिए या फिर टाटा और इन सबको करना चाहिए? इंडियंस में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि भाई चाइनीज़ ही है, चाइनीज़ मत लो। MG को भी लोग चाइनीज़ बोलते हैं, जबकि वो अब JSW के अंडर आ गया तो वो इंडियन हो गया। इंडिया के अंदर ही लोगों को काम मिल रहा है, जो शोरूम में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब इंडियंस हैं वो। वैसे ब्रांड चाइनीज है पर बन इंडिया में रही है। ओरिजिन चाइनीज़ है भाई। ओरिजिन तो चीज़ बच्चा पता नहीं कहाँ पैदा होता है, पढ़ाई कहाँ करता है, जॉब कहाँ करता है, फिर नौकरी कहाँ करता है। तो बच्चा अगर कहीं गाँव में पैदा हुआ है तो वो गाँव का ही थोड़ा ना हो गया, अब तो वो पता नहीं लंदन में बैठा ना। तो ये भी MG का भी यही सीन है, वो पैदा कहीं हुई, कुछ हुआ, बिकी, ओनर कहीं हुआ, अब वो इंडियन हो गई। लेकिन हाँ, सोर्स इनका बाहर से ही है अभी भी। तो यही है कि ईवी तो है ही बेस्ट। भाई मैंने देखा है कि आप टू व्हीलर्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिव्यू करते हो, तो मुझे बताओ यार थोड़ा टू व्हीलर की इंडस्ट्री कैसी चल रही है? लोग प्रेफर कर रहे हैं टू व्हीलर लेना? क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो लोग जो हैं वो टू व्हीलर की बजाय 5-6 लाख की गाड़ी लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं रादर दैन बाइंग अ टू व्हीलर, क्योंकि आजकल टू व्हीलर्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। एक्टिवा भी 1-1 लाख की आ रही है। तो थोड़ा बताओ यार, टू व्हीलर इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, नहीं अच्छी चल रही, क्या सीन है? प्रॉब्लम यही है, लोग क्या कर रहे हैं, शौक पूरा कर रहे हैं अपने। और सही बात है, शौक पूरे करने सही टाइम पे। आपकी एज निकल गई तो क्या करोगे, लेकिन लोन पे जब आप लेते हो तो कुछ साल बाद आपको पता चलता है, जब आप मैच्योर हो जाते हो। कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि भाई कभी ना लो लोन पे बड़ी महंगी गाड़ी, क्योंकि आप उसकी EMI जब चुका रहे हो ना, वही पैसा आप फ्लैट में डाल देते, साला डबल हो जाता तब तक, है ना। दूसरी चीज़, ज़मीन ले लो कहीं पे दूर जाके। अब जो है टू व्हीलर इंडस्ट्री जो है, टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्या है, बहुत नीश मार्केट हो गई है। क्योंकि जो अब 10 साल से बाइक चला रहा था ना, पुराने ज़माने वाला टू व्हीलर मार्केट नहीं रहा, अब वो स्विच होना चाह रहे हैं, मैं एक सेकेंड हैंड कार ले लूँ। अब जो पुराने जो चलाने वाले, जैसे अभी एक हीरो ने स्कूटर निकाला है वीडा, 50,000 रुपये से कम का है, 60,000 रुपये से कम का हो गया, वो जो उसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। अब ऐसी चीज़ों की मार्केट आएगी, इसको बोलते हैं BAS, बैटरी एज अ सर्विस। तो इसमें क्या क्या होता है, अपफ्रंट कॉस्ट कम हो गई। जैसे मेरे को 1 लाख रुपए नहीं देने, मेरे को देने से 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में बाकी जो बचे हैं मैं वो 900 रुपये, 1,000 रुपये करके महीने में दूंगा। तो क्या है, ये मार्केट अब खाने वाली है टू व्हीलर इंडस्ट्री को। और जो अब जो पेट्रोल के बन रहे हैं ये तो चलते रहेंगे, ये तो ताज जिंदगी है। और जितनी भी दूर की जो हमारी जगह है, जैसे रूरल एरियाज हो गए, वहाँ तो यही चलेगा। सिटी वाला जो पोर्शन है ना, जैसे यहाँ पे बाउंडेशन लग गई सरकार की कि अब यहाँ पेट्रोल बाइक नहीं चलेगी, तो ये सारे EV पे भागेंगे। और जैसे EV पे भागे तो कंपनी सब तैयार हो रही है, और कंपनीज तैयार हो चुकी हैं ज़्यादातर। बट वैसे टू व्हीलर्स की इंडस्ट्री डिप नहीं हुई? क्योंकि पहले क्या होता था, हर घर में एक स्कूटी या बाइक तो होती थी, अब तो घरों में बची ही नहीं है। तो ये EV में शिफ्ट करने के लिए लॉस नहीं होगा कि खरीदने वाले तो खरीद बहुत कम हो गया है? लोगों के शौक बड़े हो रहे हैं, सपने बड़े हैं हर किसी के। तो पहले जो स्कूटर चलाता था वो अब सोचा कार चलाने की। अब जो वो पेट्रोल स्कूटर ले रहा है या वो पेट्रोल जो बाइक ले रहा है, उसके दिमाग में ये, अब मैं दिल्ली में बैठा हूँ या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि दिल्ली से बात शुरू होगी तो फिर आपके नोएडा में या UP में या हरियाणा में जाएगी, फिर फैलेगी। बाई चांस दिल्ली में बंद कर दिया IC इंजन, IC मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन जो होते हैं पेट्रोल वाले, वो बंद कर दिए, बोल दिया कि भैया अब सेल होगी नहीं इनकी, तो क्या होगा फिर? वो कोई लेवल नहीं है ना, वहाँ तो फंस गए ना, दोनों ही फंस गए वहाँ पे। जिसने अभी तक पैसे जोड़ रखे थे, जिसका सपना था मैं स्प्लेंडर लेके आऊँगा, अब वो लेके क्या आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेके आ रहा है। उसके पास ना तो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उसके ऑफिस में है, और जहाँ पे वो खड़ी करता है वो गलियाँ हैं, वहाँ पे क्या खंभे में तार थोड़ी डालेगा। तो पहले गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, बजाय पहले ही लॉ थोप दो। और भाई आपको ये लगता है कि इसको प्रॉपर जैसे गवर्नमेंट पूरी इसकी सहूलियत बैठाई EV कार्स की, कोई चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है जगह जगह पे, उसके लिए काफ़ी साल लग जाएंगे? इंडिया में क्या है, आप कुछ भी छोड़ दो बाहर, चीज़ें या तो कोई निकाल के ले जाएगा या तोड़ देगा। अगर गवर्नमेंट ने लगाई भी है, कोई प्राइवेट कंपनी लगा भी रही है, तो उसकी मेंटेनेंस नहीं है, उसने तो लगा के छोड़ दिया। बारिश है, ये है, वो है, ये जितने जो लोग बाहर घूमते रहते हैं ये सब उसमें से पार्ट तोड़ के लेके बेच देते हैं,
इनका रात का खाना हो जाता है तो मेंटेनेंस नहीं है उस चीज़ की, लगे हुए हैं, सब खराब है। जो मॉल्स में लगे हुए हमें दिख रहे हैं आजकल, ये सब भी इतने नहीं है सक्सेसफुल। नहीं, वो सही है, जो किसी न किसी फैसिलिटी के अंदर आ रहे हैं वो सही है। रोड्स पे आपको दिखेंगे उनका चार्जिंग प्लग टूटे हुए हैं, वो नीचे गिरे हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, ये वो जितने होटल्स में लगे हैं वो सही है, क्योंकि वो मेंटेन्ड है। और भाई अगर इनकी जैसे सर्विसिंग की बात करें, जैसे कोई पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें कुछ खराबी हुई है तो इंजन के थ्रू समझ आता है कि भाई चलो कुछ इसमें खराबी है। ईवी कार्स में कैसे खराबी आती है यूजुअली, कि बैटरी का पानी जैसे कम हो जाता है, यही होता है क्या एग्जैक्टली क्या होता है? देखो आईसी इंजन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो एज एन अप्रॉक्स 300 से ज़्यादा पार्ट हो गए। ईवी के अंदर 30 पार्ट है। अब उसके अंदर मेजर पार्ट क्या है? एक मोटर है, एक कंट्रोलर है, कंप्यूटर है, एक मोटर है जो जैसे नॉर्मल मोटर होती है, एक बैटरी है। 3 ही तो पार्ट है नॉर्मल देखा जाए तो। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बात अलग की है। इन तीनों में से जो भी एक चीज़ ख़राब हो जाएगी तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन बैटरी ख़राब नहीं होती, बीएमएस ख़राब नहीं होते। ज़्यादातर ख़राब क्या होती है कि बैटरी एरर शो कर देती है, एरर दे देती है। बैटरी भी ख़राब नहीं है लेकिन उसके कुछ सेल्स एरर दे देंगे, तो बीएमएस उसको डिटेक्ट करेगा और आपकी कार को शट डाउन कर देगा। फिर आपकी कार जाएगी सर्विस सेंटर, वो उसको अनलॉक करेंगे, चेक करेंगे, तब आपको देंगे। अच्छा। अब आईसी इंजन में क्या होता है, इंटरनल कंबशन जो इंजन वाले जो हैं उनके अंदर क्या है भैया, पता है क्लच प्लेट फूक जाएंगी, मेरा सिलेंडर ख़राब हो रहा है, मेरा जो है ऑयल जो है काला हो गया है, इसको चेंज कर लो। वो सबको पता है, सालों से पता है। तो वो अभी भी ज़्यादा रिलायबल है ईवी से भाई, क्योंकि ये होता था ना, ऐसे रोड पे गाड़ी खराब हो गई तो कोई बंदा आया, उसने कोई कमी लगी, उसने कुछ कसवस दिया, वो ठीक हो गई। इसमें तो भाई प्रॉपर शोरूम पे जाएगी मैकेनिक्स गाड़ी। को पता नहीं है, मतलब स्किल्ड लेबर इतनी नहीं है जो ईवी को मैनेज कर ले। ईवी को अडॉप्ट ही नहीं किया अभी तक मैकेनिक्स ने। ईवी कहते हैं कि तो खिलौना है, हम नहीं कर रहे इसको। और जो इंजन वाली कार होती है उनका तार वार सब पता है उनको, कहाँ से क्या लगेगा। वो कहते हैं अरे ये बैटरी वाली है भाई, ये पता नहीं क्या होगा इसका, क्योंकि उनके पास में डिवाइसेस नहीं है यार। वो टूल्स वाले लोग हैं, वो जो भी जोड़ेंगे वो टूल से जोड़ेंगे। या तो बड़े किसी वर्कशॉप पे जाओगे, उनके पास डिवाइसेस होंगे जो वो वोल्टेज चेक कर पाएँ, सिग्नल चेक कर पाएँ। अब अगर किसी के पास सिग्नल का ही नहीं है, कोई कंप्यूटर सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। भाई जैसे आपने बताया कि ईवी तुम जब लोगे 3-4 साल तक बढ़िया चलेगी, उसके बाद बैटरी में इश्यूज आएंगे, फॉल्ट आएंगे, तो क्या उसके बाद ईवी की रीसेल वैल्यू बढ़िया मिल सकती है, फिर नहीं मिलेगी आपके हिसाब से? कुछ सालों बाद क्या होता है कि बैटरी कैपेसिटी, हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसमें भी लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो ये क्या है कि इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। बैटरी तो ठीक रहेगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, या फिर कुछ सेल्स ख़राब हो जाएंगे आपकी कार के हिसाब से। जो कंपनी आपको कह रही है कि लाइफ टाइम वारंटी, अब टाटा ने स्टार्ट कर दिया है लाइफ टाइम वारंटी। महिंद्रा भी कुछ टाइम के बाद लाइफ टाइम बोलेगा, भी वो 5 साल की या कुछ टाइम की बोलता हूँ। लेकिन ये लोग कंडीशन देते हैं कि ये कंडीशन है भाई। क्या है कि 10 साल बाद मेरी बैटरी ख़राब होती है, अब तुम्हें कस्टमर को तो ये लग रहा है कि भैया लाइफ टाइम की वारंटी है मेरी, रिप्लेसमेंट वारंटी है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपकी बैटरी 45% पे उस वक्त है या 50% पे है कैपेसिटी पे, तो ये लोग आपको 50% वाली ही ऑफर करेंगे। ओके। फिर बोलेंगे कि अगर आपको न्यू बैटरी चाहिए तो सर उसकी 50% की कॉस्ट और दो। बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है ये तो स्कैम है एक तरीके का। वो चल रहा है। वो पैसे कैसे कमाओगे? वारंटी पे तुम्हें 100% बैटरी कैपेसिटी वाली नहीं मिल सकती? मिल सकती है अगर ये अपनी कंडीशन चेंज करें तो, या फिर जो अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको चेंज करें, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन तो इतने सारे होते हैं जब आप साइन करते हो, उसको पढ़ता कौन है? पर अगर दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल बंद हो गया फिर तो भाई इनकी मोनोपोली है, फिर तो ये जो भी रूल लाएं लोगों को लेनी पड़ेगी गाड़ियाँ। गवर्नमेंट बंद करके तो देखेगी भाई पेट्रोल डीजल, पूरी जितने भी एनसीआर के लोग हैं सब घरों से बाहर आ जाएंगे। सबकी गाड़ियाँ तो कूड़ा हो गई, इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, सब किया हुआ है। अभी तो दिल्ली वाले तो इसलिए ही परेशान है ना कि 10 साल वाली डीजल बेकार है, 15 साल वाली पेट्रोल बेकार है, और वो जा रही हैं, वो अदर स्टेट में आ रही हैं। तो भाई दिल्ली में क्यों नहीं चल सकती? उनका फिटनेस टेस्ट करवाओ, उनको चलाओ। किसी ने अगर 70 लाख रुपए का कार लिया है, डीजल थी वो, कोई मर्सिडीज का CLS वेरिएंट है, वो 10 साल बाद उसकी कॉस्ट मुझे क्या मिलेगी? 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, इसमें लेके चले आएंगे अदर वाले। तो अगर NCR के अंदर बंद होता है ये कि डीजल पेट्रोल बंद हो गया, तो वैसे तो होना नहीं है, लेकिन अगर होता है तो भाई गेम खत्म है। फिर भाई पता नहीं कंप्लीटली शट हो या ना हो, ये तो पता नहीं, लेकिन हमने ये सुना, जितना कंटेंट हम भी देखते हैं ऑटोमोबाइल्स का, कि 2030 तक डीजल गाड़ियों को लेकर कुछ एक तगड़ा रूल्स आने वाले हैं, आपको लगता है? 2030 में इन्होंने बोला है कि 60% ऑफ ईवीस मार्केट के अंदर होनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। वो पॉसिबल होगा नहीं इतनी जल्दी, दिल्ली के अंदर ये लेके आएंगे, क्योंकि दिल्ली है इतनी सी, उसको NCR बना के तो बड़ा किया है। दिल्ली तो वैसे छोटी सी है, उसके अंदर पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, पराली जल रही है, उसके अंदर कभी कहते हैं पटाखे से पॉल्यूशन आ गया, फिर कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट इतनी है। ये लोग उस जगह को मेंटेन करने में इतना ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, बजाय इनको कि और चीज़ों पे दिमाग चलाना चाहिए जो अदर कंट्रीज़ कर रही हैं। बट यहाँ पे जो है, इस बंदे ने ये खरीदना है, इसको ऊपर कंडीशन लगा दी
कि 2030 तक आपको ईवी लेनी है, चाहे उसके सोसाइटी में, उसकी गली के बाहर, उसके एरिया में चार्जिंग प्लग तुम दो ना दो, लेकिन तू ईवी चलाएगा तू लगा ईवी भाई। भाई आपने वैसी वाली रील देखी है जो ये स्टार्टअप वाले लोग होते हैं ना, स्टार्टअप्स बताते हैं ये बिजनेस कर लो पैसे कमा लोगे लाखों में, वो बता रहे हैं कि ईवी के चार्जिंग स्टेशन लगा लो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आपने देखी है वो वाली रील? सही चीज़ है ये? देखो दुकान तो बहुत सारे लोग खोल के अलग अलग बैठे हुए हैं, जैसे ही बंदा उन पे जाता है तो वो पहले ये बोलेंगे 50,000 रुपये का है आपका ये, फिर उसकी हिडन कॉस्ट बताएंगे, ये कॉस्ट है वो कॉस्ट है, फिर मेंटेन भी तो करोगे, बिजली का भी तो खर्चा है, उसकी जो आपको जो वो दे रहा है कंपनी, जो अपना चार्जिंग पोर्ट जो देगी आपको, वो क्या फ्री में दे देगी? वो उसका रेंट होता है, लॉन्ग टर्म रेंट है उसका। फिर वो जगह का रेंट आप दोगे, एक इंसान रखोगे क्लीनिंग के लिए, समथिंग के लिए, तो इतना तो आपके पास लोग चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को पता नहीं है। फिर आप अगर किसी बड़ी कंपनी की ऐप में डलवाओगे अपना ईवी चार्जर, तो उसके भी कंपनी पैसे लेगी। तो आपके पैसे जो 50,000 रुपये देख रहे हो, 50,000 नहीं है भाई, वो 15 लाख रुपए हैं स्टार्टिंग में। और भाई वैसे भी भरोसा ईवी पे इतना भरोसा ऑडियंस का भी बिल्ड हुआ नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि 2030 तक 60% ईवीज रन होनी है, आजकल तो ईवीज में इतनी वीडियोस आती है कि भाई बैटरी में फॉल्ट आ गया, गाड़ियाँ फट गई हैं। 2030 तक तो भरोसा बिल्ड होने में लग जाएगा ऑडियंस को। बैटरी फटती हैं तब जब हम चला के लेके आ रहे हैं, अभी हीट अप है सारा, मोटर गर्म है, सारे सिस्टम गर्म है, आते के साथ ही लोग उसको चार्जिंग में ठोक दिया। अब वो चार्जिंग पे जैसे ही ठोक दिया तो वो और ज़्यादा चार्ज हो गई और गर्म हो गई, और जब उसको फिर निकाला और चलाने के लिए ले गए तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया, और बैटरी में लिथियम एक मटेरियल होता है, वो उसने आग पकड़ी, वो कार्बन के साथ मिल गया, और बड़ी गंदी आग होती है वो बुझती नहीं है पहली बात किसी भी चीज़ से, चाहे फोम हो, रेत हो, पानी हो, किसी चीज़ से नहीं बचेगी। वो ऐसे निकलती है जैसे अनार होता है ना, दिवाली पे अनार जलाते हैं, अनार को आपको भी बुझा के देखना, पानी के अंदर बुझता नहीं है वो जलाने के बाद, वो ऐसी प्रेशराइज्ड फायर होती है वो। तो वो वाला तो इन्होंने अब सिस्टम जो है, अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया कि इस लॉ पे तुम्हें ये बैटरी बनानी है, प्रोड्यूस करनी है। पहले क्या हो रहा था, जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में धक्का बेली, यहाँ से लाए जी सेल्स, अपना डब्बा बनाया, ये ईवी स्कूटर बना दिया, उसमें आग लग गई, बहुत सारे आग लग रही थी पहले, अब आग लगनी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के रूल आ गए हैं, गवर्नमेंट के पास सैंपल जाएगा आपका, वो उसको बहुत सारी तरीके से चेक करेगी, तब जाके आप उसको बना सकते हो। और BYD की बैटरी में क्या है कि वो वर्ल्ड वाइड मानी हुई है, तो आपको उसको चेक कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है ब्लेड बैटरी है जी, ब्लेड बैटरी है उनकी, जैसे ब्लेड होता है ना वैसी सी बैटरी है। उसके अंदर आप कील डालो, हथौड़ा मारो, गिराओ उसको, मोड़ो, आग में डाल दो, वो जलती नहीं है। तो जैसे वेदर में इंडियन वेदर और दिल्ली का वेदर देखा जाए तो इतना गर्म है, तो भाई सूटेबल है BYD या ऐसी बैटरीज? BYD की बैटरीज ही हैं उनके पास, इसलिए वो आज के डेट में ट्रेन भी बना रहे हैं। ये बात पता है आपको? इलेक्ट्रिक ट्रेन चाइना में, हाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन बना रहे हैं चाइना में, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी है सबसे पुरानी, इनको पता नहीं 30-35 साल हो गए बैटरीज के अंदर ही, इन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल ली जो अंदर बैटरी के अंदर जो मटेरियल होता है ना, उसके अंदर चाहे आप गोली मार दो, वो ना कभी भी क्लैश नहीं होगा आपस में। कुछ ऐसी लेयरिंग सिस्टम बनाया, उसको ब्लेड बोलते हैं, इस वजह से ये लोग इतने ज़्यादा हाइप पे हैं इस वक्त। अच्छा भाई, थोड़ी बात मैं करूँगा आपके कंटेंट की। मैं आपकी एक रील देख रहा था जिसमें आपने एक प्राइवेट जेट हायर करा था, आप लोगों को बता रहे थे कि उसके अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप उन्हें भी थोड़ा बताओ कि प्रॉप जेट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, थोड़ा बताओ उसके बारे में। देखो, मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, जो भी बिल्ड किया मैंने खुद बिल्ड किया, सेल्फ मेड हूँ मैं। तो क्या होता है कि एक सपना था मिडिल क्लास आदमी का ना, एक सपना है प्लेन में उड़ूँ, कमर्शियल फ्लाइट में उड़ जाता है वो एक दो बारी, उसके बाद क्या, उसके बाद भाई अपना प्राइवेट प्लेन लेना, ये बड़ी बात है ना। फिर अपना प्राइवेट प्लेन लेना, फिर मैंने जब लिया प्लेन तो मैंने कंटेंट इस तरीके से बनाया कि इंडिया में कितने मिडिल क्लास मेरे जैसे भाई लोग हैं जो चाहते हैं कि कभी मैं प्राइवेट प्लेन में उड़ूँ, लेकिन वो टेक्निकल भी है थोड़े बहुत, तो ये भी समझेंगे कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट क्या होता है, प्रॉप जेट क्या होता है, जेट इंजन्स क्या होते हैं, फ्यूजलाज क्या होता है, पायलट किस तरीके से मैनूवर करता है फ्लैप्स को, कितनी चीज़ें होती हैं प्लेन के अंदर। तो वो कंटेंट मैंने ये नहीं बनाया कि मैं प्राइवेट जेट में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को शैम्पेन का ग्लास मिलना, नो भाई, मैं लेमैन के साथ हूँ और वहीं पे रहूँगा। बिकॉज हम अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल आ गए ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, तो क्या जो सामने व्यूअर है वो कहेगा भाई मैं इससे अच्छा गूगल करके पढ़ लूँगा ना, मैं तेरा वीडियो को देखूँ। तो इसलिए मैंने वो एक्सपीरियंस दिया था प्लेन का कि मान लो अगर आप कभी खर्च करते हो 4-5 लाख रुपए, प्लेन लेते हो एक दिन के लिए, तो आपके साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और डर कितना लगेगा, क्योंकि डर भी बहुत लगता है। वो सेफ होते हैं वो एयरक्राफ्ट्स? नहीं अभी लंदन में एक प्राइवेट एयरप्लेन ही क्रैश हुआ है ना, वो भी बीच क्राफ्ट है।
भाई क्यों सेफ नहीं होते ये एयरक्राफ्ट? क्या है कि अभी जो प्लेन का जो गुजरात वाला जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसमें क्या है कि दो पायलट होते हैं हमेशा प्लेन में, एक सीनियर होता है, एक वो होता है जो जिसका चल रहा होता है। इनके दोनों का फ्लाइंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे पायलट बहुत सारे दोस्त हैं। अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भी पायलट ही है इंडिगो का, तो हमारी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है। तो क्या है कि दो इंजन लगे हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, जिसमें दो इंजन है, तो एक इंजन खराब भी हो जाएगा तो दूसरा बैकअप होता है। लेकिन दोनों इंजन सेम टाइम पे मेल फंक्शनिंग नहीं कर सकते। वो तब कर सकते हैं जब उनका सोर्स, यानी कि ब्लड ही रोक दो, यानी कि ब्रेन का कोई हिस्सा काट दो, तब दोनों इंजन एक साथ ही शट डाउन होंगे। तो दोनों केसेस के अंदर यही है, दोनों इंजन एक साथ ही शट डाउन हुए हैं। और इसका जो बताया जा रहा है, जो हमें बहुत पहले से भी पता है, कि फ्यूल की सप्लाई होती है, और फ्यूल एक तरह से नहीं होता, दो तीन तरह से होता है। तो फ्यूल सप्लाई ऑफ थी उसकी, तो जितना लाइन में फ्यूल था ना, लाइन में जितना, लाइन बहुत लंबी होती है प्लेन के जो विंग्स होते हैं उसके अंदर पेट्रोल होता है, पता है ना, फ्यूल विंग्स में होता है, कोई टंकी नहीं होती उसकी। तो जितना लाइन के अंदर फ्यूल था, उससे उसने रनवे पे टैक्सी किया, उतने इंजन स्टार्ट रहे, टेक ऑफ लिया, और टेक ऑफ लेने के कुछ ही टाइम बाद, क्योंकि फ्यूल मिला नहीं, तो वो इंजन तो चल ही रहे हैं, इंजन तो इस वाले क्रैश में भी चल रहे थे, लेकिन वो स्लो चल रहे थे, तो पावर नहीं मिल पाई जिससे लिफ्ट हो पाए, इस वजह से। तो सेफ कुछ नहीं है। मेजरली ये फ्यूल की वजह से ही हुआ है। मेजरली तो बहुत सारी, पर ये मेजरली पायलट्स की गलती है, उन्होंने चेक नहीं करा फ्यूल सप्लाई ऑन है या नहीं। मेरे ना 5-6 पायलट दोस्त हैं, और जिन्होंने भी बोला है, तो 5 में जब हमने बात करी थी शाम को, तो 5 में से 3 ने बोला था कि पायलट की गलती नहीं है, और 2 ने बोला था कि भाई है, बिकॉज जो उसके साथ बैठा था बंदा, इन दोनों का जो ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्डिंग आई है, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, उससे उसके अंदर जो इनकी कॉन्वर्सेशन आई है, उसके अंदर फ्यूल स्विच उसको लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, फ्यूल स्विच का वो है डायलॉग, कि ये कैसे बंद हो गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो होता ही नहीं। आप फ्यूल क्यों स्विच ऑफ करोगे? या तो वो किसी ग्राउंड स्टाफ की वजह से था, या फिर कुछ था भी, तो जब एयरक्राफ्ट जो भी एविएशन इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा। भाई आपने सिंस इतने सारे व्हीकल्स देखे हैं प्रेजेंटली, और आने वाली टेक्नोलॉजी भी देखी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके लिए मोस्ट सरप्राइजिंग क्या था, और या अगर मैं पूछूँ सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस क्या था, कौन सी कंपनी की कौन सी गाड़ी? कौन सा ऐसा है जो मतलब सस्टेनेबल है, जो कि आगे जाने के बाद होगा, तो वो है सोलर पावर्ड। अच्छा, ये होने वाला है? कंपनीज लगी हुई, चाइना ने तो बना लिया है, वेपर बनाया, वेपर उन्होंने। हम तो सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं ना, इतने मोटे मोटे होते हैं। हाँ। बारिश हो गई, ओले गिर गए, टूट गए, हवा चल गई, उखड़ गए, चल गए। चाइना ने इतना पेपर थिन एक वेपर बनाया है जो इतना बड़ा है, और 10 सोलर पैनल की जो पावर है वो जनरेट कर सकता है। वो उसको अपने ड्रोन में यूज़ कर रहे हैं, जो फिक्स्ड विंग ड्रोन है उनके ऊपर लगा दिया। अब जो फ्लाई वो कर सकते थे 15 घंटे, वो 25 घंटे करेंगे, क्योंकि रियल टाइम पे चार्ज हो रहे हैं। जैसी शाम हो गई वैसे ही वो उनको उतार लेंगे। तो अगर हम पेंट की जगह, जो कि अभी एक कंपनी ने भी किया है, अगर हम पेंट की जगह वो वेपर यूज़ कर दें और अपनी बैटरीज को थोड़ा सा इंप्रूव कर दें, सारा सिस्टम ईवी का सही है। बाहर खड़ी हुई है कार मेरी, चार्ज हो रही है यार, मैं जब जाऊंगा तो 25% चार्ज मिलेगी मुझे, फिर मैं चला लूँगा उसको, फिर कहीं पे मैं खड़ी करूँगा, फिर चार्ज हो जाएगी। तो जो प्रैक्टिकल है अब आने वाले टाइम में, वो है कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी, जो बैटरीज के तौर पे आएगी, जिसके अंदर कि आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे कैपेसिटर होता है ना, पंखा होता है ना, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर का क्या रोल होता है? एकदम से बैटरी करंट लेता है, अपने अंदर स्टोर करता है और एकदम से छोड़ता है। तो इनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि एकदम से करंट ले लेंगे, लेकिन हल्के हल्के छोड़नी है। वो टेक्नोलॉजी बिल्ड होने में अभी टाइम लगेगा। पर ये सोलर वाली काम चल रहा है, इंडिया में क्या चांसेस लग रहे हैं आने के? सोलर पे चाइना में ही एक बंदे ने बहुत अच्छी एक कार बनाई है, जो कि मतलब वो 24 आवर्स चल सकती है। दिन में वो अपनी सोलर एनर्जी से चल सकती है, और रात को बैटरीज पे। अब सोच रहा हूँ 24 आवर्स चलाओ उसको। वो बहुत लाइट वेट है, अभी उसका कॉन्सेप्ट है। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट किसी बड़ी कंपनी खरीदती है, तो उसको अच्छे से वो इम्प्लीमेंट और डेवलप करेगी, R&D में लग जाएगी। उसके बाद में बहुत जल्दी ऐसा होगा, जो आपको महंगी कार्स मिलेंगी उस पर आपको, और आपको वो पैनल्स मिलेंगे। जैसे सनरूफ हो गया, ट्रांसपेरेंट है एक्चुअल, वो जो बनाया है ना चाइना ने, वो ट्रांसपेरेंट पैनल है, उसके अंदर कुछ है नहीं, वो शीशा टाइप से। तो पेंट के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। सनरूफ, विंडोज पूरी कार पे लगा दो ना, अगर ट्रांसपेरेंट है तो जहाँ से भी धूप आए वहाँ से आपकी कार चार्ज हो रही है। और भाई आपने जैसे कॉन्सेप्ट कार्स के बारे में भी आपने सुना ही होगा कि जैसे कंपनीज अपनी अपनी कॉन्सेप्ट कार्स दिखाती हैं कि फ्यूचर में ये आएगा, तो ये आती मार्केट में कभी आई हुई दिखती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, और क्यों बनाते हैं ये कॉन्सेप्ट कार्स बेसिकली? ये ना
फंडिंग का रोल होता है सारा। फंडिंग बिजनेस है ये। मान लो मैं आज एक कार देख रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। उसके अंदर इन्होंने दिखा दिया कि डिज़ाइन ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। वो हमारे लॉ के हिसाब से नहीं है, हमारे पहले लॉ चेंज होते होंगे वो आने के लिए। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी बता रही है उसके अंदर ऐसा ऐसा आ रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम सोच सकते हैं, हमारा विजन है। अब उस विजन पे हम वो चीज़ डेवलप करेंगे जो लॉ में आएगी। उसमें क्या है कि मेरे पास अगर कोई जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसके पास अपनी फंडिंग है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको कि थर्ड पार्टी चाहिए, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी हमारी भी, तो वो क्या करती हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं फिर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन ही चेंज हो गया ना, आपको असेंबली प्लांट ही दूसरा करना शुरू हो गया। अब इसमें बहुत सारे रोल हैं। अब होंडा अमेज आई, होंडा अमेज का कॉन्सेप्ट क्या था कि क्या लगेगी, वाओ अमेज आ गई, और निकाली क्या उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा। तो कॉन्सेप्ट तो है, वो बना दिया, वो विजन है, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही कंज्यूमर के पास आया तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा टू मेंटेन। क्योंकि बाहर तो ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट कार्स आती है कि स्टेयरिंग नहीं है, स्टेयरिंग बाहर निकल रहा है, ग्राउंड पे बैठे हो तो रोड दिख रही है, पूरा ग्लास है पूरी गाड़ी का, वो अलग अलग चीज़ है। और उन्हें देख के लगता है कि मार्केट में आ जाए तो वही मार्केट में आ जाए, लेकिन वो खरीदेगा कौन? फिर वो वही वाले रेट में चली जाएंगी, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा मैकेनिज्म, रोबोटिक्स डाल दिया है, एआई आ गया है अब। तो एआई अब हर जगह में घुस गया है। और एआई हम तो अभी यूज़ करने लगे ना 2-3 साल से, अमेरिकन रशियंस तो पिछले 10-10 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो एआई जो है इन्होंने डाल दिया है अब कार्स के अंदर। कार्स खुद ही समझ जाती हैं कि बैठा है, वो मेरा फेस डिटेक्ट कर लेगी, मेरी आइज़ की रेटिना डिटेक्ट कर लेगी। और जो मेरा थंब इम्प्रेशन, हम जो अंगूठा लगाते हैं, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी आई की रेटिना में होती है। ये जो रेटिना देख रहे हो इसके अंदर जो होता है, तो मेरा ये एक बार डिटेक्ट कर लिया ना, तो कार को पता चल जाएगा मैं बैठा हूँ, ये बैठेंगे, इनको पता चल जाएगा कार को कि ये बैठे। तो ऐसे करके आपको कुछ बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सब एआई फील्ड है। मतलब एआई जो है आ गया है वैसे तो, लेकिन जैसे ही आ जाएगा मार्केट के अंदर कॉमन मैन में, तो बहुत सारे रोल ख़त्म कर देगा। भाई ऑटोमोबाइल्स और टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं चाइना सबसे आगे चल रहा है। चाइना सबसे आगे चल रहा है। कुछ टाइम पहले अमेरिकन्स आगे थे, कुछ टाइम पहले अमेरिकन्स ने जब मसल कार से शिफ्ट किया अपनी, जब मसल कार के इंजन छोटे करे, गैलन में पेट्रोल होता है वहाँ पे यूएस में, तो चाइना जब डेवलप हो रहा था तो चाइना ने सबसे सस्ती प्रोडक्शन कॉस्ट दी, इसलिए ये लोग वहाँ पे गए सारे। अब इनके साथ में क्या है कि क्लॉज होता है कि एप्पल की टेक्नोलॉजी कोई लीक नहीं हो सकती, या फिर किसी और कंपनी की टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या होता है कि आप छोटे छोटे से ना क्लॉज होते हैं, लीगली जाओगे तो आप छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हो। चाइना के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि अगर हम चाइनीज़ चीज़ खरीदेंगे तो हमारे जो वो है सैनिक, उनको एक गोली मिलेगी, लेकिन ये गलत है। हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं ना आज की डेट में घर में, मोस्टली चाइनीज़ ही है। इंडियन बता दो मेरे को क्या है। सही बात है, चाइना हर घर में घुस चुका है। किसी का कुछ ना पार्ट चाइना का लगा ही हुआ है किसी उसमें। इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है, या तो आपको एक ऐसी चीज़ बना के देंगे जिसके अंदर फिनिशिंग नहीं है, अगर फिनिशिंग देंगे तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे देंगे जिसमें आप चाइना से वो 5 बनवा लो। तो बंदे तो अट्रैक्ट होएगा ही फिर चाइनीज प्रोडक्ट से। तो ऑब्वियस है, मेरे को धंधा करना है तो मैं क्या करूँगा। अच्छा भाई, आप दुबई भी गए थे और वहाँ पे भी आपने सुपर कार्स के साथ बहुत सारा कंटेंट बनाया, और अब इंडिया में भी जो सेकंड हैंड कार डीलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे गाड़ियाँ बेच रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स खरीद ले, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मतलब सुपर कार्स, लग्जरी कार्स लेने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप उनके बारे में भी थोड़ा बताओ, ऐसा कौन सा ब्रांड आपको लगा कि इंसान अगर 1.5-2 करोड़ भी दे के वो ब्रांड की गाड़ी ले रहा है तो वैल्यू फॉर मनी है, मतलब सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी लगी आपको? ब्रो 1.5-2 करोड़ वाली अगर बात चलेगी तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम सुपर कार ले रहा है ना, तो ना उन सुपर कार से स्टार्ट करे जो इंडिया में रगड़ी हुई हैं, आपको कम पैसों पे मिल जाएंगी, रगड़ी हुई है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, क्योंकि आपने एक बारी कार तो ले ली, लेकिन जब आप उसकी मेंटेनेंस करने जाओगे तो उतना ही पैसा दे दोगे आप। ये भी बात है, ये क्लॉज है। तो बेसिक अगर आपको कार लेनी है तो आप पोर्शा की तरफ जा सकते हो, कायन की तरफ, ठीक है, नॉर्मल है, या फिर आप बॉक्सर की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मसल की तरफ जाना है तो आप मस्टैंग की तरफ आ सकते हो 5.0, और अगर उसका भी अपग्रेड जाना है आपको तो फिर भाई आप लेक्सस की तरफ आ सकते हो, सस्ती मिल जाएगी, मतलब सस्ते में बता रहा हूँ मैं। तो रगड़ी वी से आपका मतलब क्या है? रगड़ी वी से ये है कि वो 15,000 किलोमीटर चली होनी चाहिए। जो फॉल्ट आना था आ गया। 15,000? हाँ, यहाँ तो भाई 1-1 लाख चली हुई भी बिकती है सेकंड हैंड मार्केट में। तो लेके देखो आप, एक लाख चली। बट भाई ये बात भी है, 15,000 को चला कर बेचेगा क्यों? अगर किसी ने सुपर कार ली है, 70-80 लाख रुपए दिए हैं, सेकंड हैंड भी ले रहा है, अगर पहले तो 15,000 मिलेगी नहीं उसको। और मस्टैंग तो वैसे भी इंडिया में नहीं मिलेगी। अगर पॉश भी ले रहा है
तो वर्थ इट ही नहीं है कि वो बेचे 15,000 चला के। नहीं, मेरे नोन बहुत सारे हैं डीलर्स, तो क्या होता है कि जो भी कम चली हुई कार होती है उसको प्राइम कार बना देते हैं, उस पर बहुत पैसा खाते हैं। जो ज़्यादा चली हुई होती है उसको ये कूड़े के भाव बेचते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे शौकीन ऐसे इनके पास 4-5 कार्स हैं, मेरे खुद नोन है, मेरी फैमिली में भी, तो उनके पास वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो 4 से 5 साल में वो चली ही 5-5 हज़ार हैं, वो अभी 15 साल में चलेगी 15,000। अब वो उसको जब उसकी डेट निकल जाएगी तो उसको स्विच करेंगे। अब वो स्विच करने से कहाँ जाएगी? डीलर के पास। तो डीलर क्या होगा, उसको ये दिखाएगा कि 15,000 की है भाई, मैं इसको 50 लाख से कम नहीं बेचूंगा, जो 70 लाख वाली। बट ऐसा होता नहीं है, आप तोड़ कर टूट जाएगा, क्योंकि उसने वो कूड़े के भाव लिए भी है। इंडियन रोड्स भी उस हिसाब की नहीं है भाई कि लोग खड़ी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई चल ही नहीं पाती इंडियन रोड पे। से बॉक्सटर ही हो गई या कोई ऐसी गाड़ियाँ हो गई लग्जरी वाली, लैम्बोर्गिनी की ले लो। पता है, रोड बनती हैं, बारिश आती है टूट जाती हैं। यार एक बात बताओ, दुबई में रोड नहीं बनती, वहाँ पे बारिश आती। मैं अभी इंडोनेशिया था थोड़े दिनों पहले, हमारा 1 रुपया वहाँ के 182 रुपीज़ है, रुपया हमारा 1 रुपया। सोचो आप जब डिनर करने जा रहे हो ना, तो आप 8-9 लाख रुपए का डिनर कर लेते हो, क्योंकि 1 रुपया आपका इतना है ना। वहाँ की आप रोड्स देखो, वहाँ की आप क्लीननेस देखो, दुबई का देखो। दुबई तो खैर बड़ी चीज़ हो गई, तो मैं इंडोनेशिया का बता रहा हूँ। वहाँ की रोड्स में ना, ये जो पुराने टायर है, इसका रिसाइकल्ड रबर जो होता है चारकोल में मिक्स किया जाता है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है। इसका एक प्रोसेस है पूरा कि टायर्स जितने हैं उनको रिसाइकल किया जाएगा, उसके अंदर वो आएगा, अल्फाट में मिलेगा, और उससे फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी क्या है, तारकोल है, उसके ऊपर बजरी है, उसके ऊपर हल्का सा एक और मटेरियल है, फिर इन्होंने रोड बना दी। वो बारिश हुई, धूप लगी, वो क्रैक पड़ा और वो खुल गया, गाड़ी उसके अंदर जाएगी, वो गड्ढा बनता रहेगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे रोड्स जो हैं दुबई के अंदर भी फ्लेक्सिबल रोड्स हैं, और दुबई में भी काफ़ी सारी लंबी लंबी रोड्स जो हैं, इंटरनल रोड, सारी रबराइज्ड हैं। आप पैर लगाओगे, आपके पैर चिपक जाएंगे। और जब कार चलाते हो ना, वहाँ तो आवाज़ आती है टायर से रबर घिसने की। क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? हमारे पास क्या कूड़े की कमी है? कूड़ा इन द सेंस टायर्स, जो यूज टायर्स हैं भाई, बहुत सारे यूज टायर्स हैं हमारे पास। जो इंडस्ट्री से निकल रही है रबड़, जो वेस्ट है, उसकी कमी है, बहुत है। और बाकी जो हमारी लैब्स हैं वो क्या कर रही हैं? अरे आर्टिफिशियल सब्सटेंस बनाओ ना, कुछ केमिकल मिलाओ, आर्टिफिशियल मिलाओ, ये जो तुम तारकोल यूज़ कर रहे हो उसको फ्लेक्सिबल बनाओ। भाई ये तो टेंडर वेंडर भरने के चक्कर में हो जाता है ना, पैसा लगाना भी है, बचाना भी है, तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट चलाओ। हर साल सड़कें टूटनी है, शहर डूब नहीं है हर साल, ये तो नहीं रुक सकता। टेंडर में बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सबकी जेब में पैसा आना है, तो फिर वो क्यों सोचेगा कि इसका प्रीवियस वर्क क्या था। टेंडर देने से पहले यूएस में क्या होता है, टेंडर देने से पहले ना आपका 7-1 साल का काम चेक किया जाता है। ऐसी दुबई में तो कोई टेंडर वेंडर का सीन ही नहीं है भाई। ये तो यहाँ पे है टेंडर कि मेरा पास ये फैसिलिटी है, मेरे को बताओ क्या टेंडर मिल रहा है, ऐसा सीन नहीं है। पिछले 5 साल का काम चेक होगा पहले, अगर वो काम की जो क्वालिटी है वो ठीक है ना, तब तुझे जाके मिलेगा। और वो भी अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो। यहाँ पे क्या है, बिड लग रही है, मैं कर दूंगा 700 करोड़ में, मैं कर दूंगा 800 करोड़ में। एक रोड जो है ना 1 किलोमीटर की, आइडिया है अगर 1 किलोमीटर की 2 लेन रोड है तो कितने की बनेगी वो? नहीं भाई, 30 लाख रुपए की बनेगी। एक किलोमीटर रोड जो है, ये 30 लाख रुपए का कॉस्ट है। ये गुड क्वालिटी कॉस्ट बता रहे हो आप, या जो सबमिट करते हैं वो बता रहे हो? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये अच्छी क्वालिटी बता रहे हो आप? हाँ, नहीं ये नॉर्मल कॉस्ट जो लग रही है। हाँ, ये जो सबमिट करते हैं वो ये कॉस्ट है। 30-35-40 लाख रुपए बोलते हैं। ये लगाते क्या है उसमें? 35 लाख रुपए का बोला तो 25 लगा दिए या 20 लगा दिए भाई 10-15 ही लगाते होंगे। हाँ, लगा दिया ना, कम लगा दिया ना, तो फिर वो जो गरीब कई तो इंसान पूरी रिपेयर भी नहीं करते, गड्ढे के पैच लगा देते हैं बस। पैच लगा देना। भाई वैसे आपके हिसाब से, आपकी पर्सनल राय ली जाए तो ये बताओ, एसयूवी गाड़ी ज़्यादा कामयाब है या फिर सिडैन ज़्यादा सक्सेसफुल है? जिसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए वो एसयूवी डीजल लो, उसमें माइलेज ज़्यादा मिलेगी और पैसे कम लगेंगे। तो डीजल पैसे अगर ज़्यादा है आपके पास तो। और एसयूवीज़ के अंदर क्या है कि पानी वानी ऐसे भी गुड़गांव के अंदर भर गया था, भर गया था ना पूरा हर जगह पानी भर रहा है भाई, क्योंकि इन्होंने स्लोप ही ऐसे बना रखे हैं। यहाँ से रोड ऐसी है, फिर ऊपर उठ रही है, तो बीच वाला एरिया का क्या रहा, वो ख़राब हो गया ना, कुछ मैनेजमेंट है नहीं। एसयूवीज़ लो, पानी में फंसोगे नहीं कभी। और एसयूवीज़ के अंदर क्या है कि अगर आपको एक बार एसयूवी चलानी आ गई तो फिर आप छोटी छोटी कार तो चला ही लोगे अगर आप चला रहे हो तो। बट अगर आपके पास पैसे कम है, पैसा बचाना है, तो बिल्कुल भी मत जाना एसयूवी में। एसयूवी बहुत बड़ा धोखा है और एक तरीके का फ्यूचर स्कैम भी होगा। मेंटेनेंस ज़्यादा, टायर महंगे, फिर एसयूवी के जो अगर न्यू जो ड्राइवर्स हैं उनको एंगल्स नहीं दिखते, वो ठोकेगा, उसका पार्ट महंगा, फिर उसकी हर एक चीज़ महंगी, क्योंकि एसयूवी का डब्बा बड़ा है। उसको खड़ा करोगे भी तो उसका भी पार्किंग की जगह ज़्यादा लगेगी। अगर आपके पास पार्किंग ही नहीं है तो दूसरी कार घसीटती भी जाएगी और बच्चे स्क्रैच मारेंगे, तो हर तरह नुकसान है तुम्हारा। सारे नुकसान गिनवा दिए भाई ने एसयूवी के।
पानी से लेकर वो कितनी स्पेस लेगी। इसलिए फिर छोटी कार लो, अगर पैसे कम है तो पैसे ठीक ठाक है तो एसयूवी ले लो। सस्ती भी मिलती है ना। और भाई आपके रिव्यूज के हिसाब से इंडियन ब्रांड्स जब आप कंपेयर करते हो तो आपके लिए नंबर 1 ब्रांड कौन सा है? नंबर 1 जो अभी तक बहुत ज़्यादा R&D कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, तो यार पता है क्या, R&D तो सभी लोग कर रहे हैं, मेहनत भी सब लोग कर रहे हैं, सब मतलब कार्स में बताऊँ बाइक्स में? कार्स में पहले बता दो। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ लेके आना इंडियंस के लिए, जो इंडियन को वैल्यू फॉर मनी लगे, वो मेन चीज़ है। तो उस पर लगी हुई है टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी लगी है, बाहर से पिनीफेर्निया एक कंपनी है जिन्होंने एक कार डिज़ाइन करी थी, उससे स्कॉर्पियो एन को डिज़ाइन करवा लिया। फिर ये जो है कार्स जो है कहीं से इंस्पिरेशन आ गई तो कार्स डिज़ाइन कर ली। ये लगी हुई है टेस्ला बनने में इंडिया में, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आप 35-40 लाख रुपए का आप एक मॉडल ले रहे हो और वो ईवी है, और वो उसकी रेंज भी नहीं है ज़्यादा, वो जाके बंद हो जाती है रात को। मेरा तो कट गया ना भाई, मैं इतना पैसा भी डाल रहा हूँ। लेकिन टाटा क्या कर रही है, टाटा कर रही है आपको बड़ा डब्बा दे रही है, उसके अंदर सामान दे रही है, रेंज भी दे रही है, लेकिन कम पैसों में ला रही है। तो दोनों काम अच्छा कर रही है, लेकिन पैसा कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए चीज़, वो टाटा है। आपके हिसाब से आंख बंद करके लोग टाटा को ट्रस्ट कर सकते हैं? आंख बंद करके नहीं करना चाहिए हमें कभी, क्योंकि टाटा में ना फॉल्ट भी निकलते हैं, ऐसे महिंद्रा में भी निकलते हैं फॉल्ट, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट निकलते हैं। टाटा के अंदर बस ये है कि आपको बिल्ड क्वालिटी, इनका ना एक स्ट्रक्चर है, जैसे इग्नू होता है ना, इग्नू बर्फ में जो बनता है इग्नू, ये ऐसी कार बना रहे हैं अपनी नेक्सॉन, उसके ऊपर ट्रक भी गिरता हुआ देखा है आप लोगों ने, वो पलटती देखी है, ट्रक चढ़ गया, वो जो स्ट्रक्चर है ना वो पिचक नहीं रहा, तो लोग सेफ हैं। इसलिए लोग कहते हैं भाई टाटा का लोहा है, टाटा का लोहा। हर जगह टाटा अपना लोहा भर रहा है, क्योंकि भाई टाटा स्टील तो चल ही रहा था ना, लोहे की तो कमी है नहीं, तो उससे वेट बढ़ जाता है। लेकिन बस ये है कि इनके पास बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं है टाटा के पास, इनके पास पुराने लोग हैं, पुरानी आइडियोलॉजी वाले, ये गाड़ी ऐसी बनेगी तो ऐसी ही बनेगी। अब इन्होंने चेंज किए हैं। तो महिंद्रा ने क्या किया है, महिंद्रा ने सारे जो छोटे छोटे जो डिज़ाइनर्स थे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स होते हैं, उनको लेके आया, उनसे बोला ये करो वो करो। वो लोग हाई फाई चीज़ तो सोच सकते हैं, बट इंडियंस की मेंटेलिटी प्रैक्टिकल वो टाटा वाले ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं आज भी। भाई एक और कंपनी है किया, वो कंपैरेटिवली कम दाम में ज़्यादा अच्छी फीचर्स और ज़्यादा अच्छी लग्जरी दे देती है, तो वो आपके हिसाब से वर्थ इट है? वो कोरियन है ना, लेकिन ये है कि कंपनी जो है, जैसे हुंडई है, हुंडई की तो बहन है ना किया, हुंडई की एक कज़न सिस्टर है। अच्छा। हुंडई और किया, आँख बंद कर लो आप, ना कोई फॉल्ट आना इनमें, ना कुछ प्रॉब्लम आनी इनके अंदर। आपको पैसा थोड़ा सा इंडिया के अंदर जाएगा, थोड़ा सा बाहर जाएगा, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी वहाँ की है, कंपनी बेस्ड यहाँ की, चल यहाँ पे रही है, तो बिजनेस तो यहीं कर रही है, लेकिन लॉयल्टी तो देते हैं ना बाहर, लॉयल्टी इनके बाहर जाती है। कंपनी का प्रोडक्शन यही है, सब कुछ यही है। इनकी गाड़ियाँ आप आँखें बंद करके लो, हुंडई की और किया की, ये ऐसे है जो ठीक ठाक से पैसों के अंदर बढ़िया सी कार बना रहे हैं। अच्छा भाई, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा फीचर है जो लोग देखकर गाड़ी तो ले रहे हैं पर उसका कुछ खास काम है नहीं, मतलब हर कंपनी अपनी गाड़ी में फिट तो कर रही है लेकिन उसका कोई खास काम नहीं है? एडास एक ऐसा फीचर है जो कि स्टीयरिंग आपका खुद मूव करेगा, लेन पे आपको खुद रख के चलेगा, और पीछे से जो आ रहा है उसको उसके बारे में बताएगा। अगर बाई चांस आपकी ब्रेक नहीं लगती, आगे कोई ऑटो ब्रेक लग जाएगा, तो ब्रेक लगा देगा, ये काम करता है। बट एडास इंडिया में कितना सक्सेसफुल है, हमारी रोड्स की जो बेसिकली क्या है, एडास में ना 2 तरीके से काम करता है। आगे लगे होते हैं रडार्स, या तो कुछ गाड़ियाँ 2 यूज़ करते हैं, कुछ कंपनीज एक। ऊपर लगा होता है कैमरा, वो एक कैमरा सेंसर है, फोटो खींचने वाला नहीं है। वो डिटेक्ट करेगा कि लेन कौन सी है, लेन जो रोड पे लेन होता है। हमारी तो यहाँ पे लेन थोड़ी देर होगी, थोड़ी देर नहीं है, थोड़ी देर होगी, थोड़ी देर गड्ढा है। तो वो इंडिया के अंदर या तो फिर मुंबई एक्सप्रेस वे पे आप जाओ, ठीक है, यहाँ से निकलो, बड़े बड़े जो लंबे लंबे एक्सप्रेस वे हैं उसमें बीच में भी टूट फूट है, ऐसा नहीं कि टूट फूट नहीं है। आपकी कार आपने छोड़ दी कि भैया ट्रेस कर रही है, स्टीयरिंग ये लेन कीपिंग असिस्ट इस पे मैंने ऑन कर दिया, छोड़ दिया, बाई चांस वाइट पट्टी हल्की सी हटी और आप गए दीवार में, तो अगर आप कम की स्पीड पे चल रहे हो तो चलो ठीक है, संभाल लोगे कार। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो, 60, 70, 80 की स्पीड पे जैसे आप आ गए और वहाँ से लेन हट गई, तो जो स्टीयरिंग है ना, जो डिटेक्ट कर रहा है अभी तक जो सिस्टम है, वो डिटेक्शन छोड़ देगा और स्टीयरिंग कहीं भी मूव हो सकता है। फिर आप घुस सकते हो, और इतनी स्पीड के अंदर अगर आप घुसते हो राइट या लेफ्ट, तो आपकी कार डायरेक्ट पलटेगी, अब चाहे वो सिडान हो चाहे कुछ भी हो। भाई जैसे कुछ अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों की ब्रांड्स की अगर हम बात करें, जैसे मर्सिडीज़ है, BMW है, हर किसी का सपना है कि यार एक मिडिल क्लास फैमिली को ये गाड़ियाँ ओन करनी होती है। लेकिन जैसे बंदा अफोर्ड कर लेता है 15 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी, लेकिन ये गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि एक्साइज ड्यूटी या टैक्स इतने ज़्यादा होते हैं, डबल ऑलमोस्ट रेट हो जाता है इंडिया में। तो आपको लगता है कभी फ्यूचर में कभी ये एक्साइज ड्यूटी कम होगी? क्योंकि जैसे रेंज रोवर के लिए बोल रहे थे कि शायद दाम कम होगा इसका इंडिया में। पता है, ये टैक्सेस नहीं है, ये ना लालच है हमारी गवर्नमेंट का, ये लालच है।
जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग है, इनके कंट्रीज़ के जो मेन जो मैनेजमेंट होती है, इनके पास हमेशा ही फंड बोलते हैं कि कम है कम है कम है। तो कहाँ से जनरेट करेंगे ये फंड्स? या तो वाइन शॉप से क्रिएट हो रहा है, चालान से क्रिएट हो रहा है, पेट्रोल से हो रहा है, गैस सिलेंडर भी कम दे रहे हैं लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि ये जो एक्साइज लग रही है हमारी 100%, उसके बाद में भी लग्जरी टैक्स लग रहा है यहाँ पे आके, आरटीओ टैक्स लग रहा है यहाँ पे आके, 5 साल का इंश्योरेंस लग रहा है यहाँ पे आके, तो वो भी 100% से तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो ये तभी कम हो सकता है जब लालच कम हो जाए। अब लालच ये कम हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक BMW खरीदना चाह रहे हो, इट मीन्स कि आप एक अच्छे खासे लोग हो। अगर आप एक मर्सिडीज़ खरीदना चाह रहे हो, अच्छे खासे लोग हो, आपकी जेब में पैसा है, तो गवर्नमेंट निकालना चाहती है आपसे। ये एक नीचे वाला रास्ता है कि आपको कार भी मिल जाएगी, और अगर वो CBU यूनिट बोलते हैं इसको, जो वहाँ से बन के आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो अगर ये CBU यूनिट आ रही है तो 100% जो टैक्स है, वो टैक्स क्या है? वो टैक्स क्या है? अदर कंट्री, दुबई में जाके देखो, US में जाके देखो, कहीं और चाइना जाके देखो, टैक्स नहीं है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे टैक्स नहीं है तो वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब आप सिंगापुर को ही देख लो। सिंगापुर जो है वो लिमिटेड स्पेस है भाई, दिल्ली से छोटा सिंगापुर, लेकिन जाके देखो वहाँ पे दुबई पूरा है, वहाँ पे US पूरा है, चाइना पूरा है, वहाँ पे रशिया पूरा है। वहाँ पे सिंगापुर क्या है, इतना ज़्यादा लिमिटेड है कि वहाँ पे कार ओन करना मतलब समझ लो यहाँ पे आप 10 कार ओन कर रहे हो। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगा दिया एक BMW 3 सीरीज़ पे, एक 5 सीरीज़ पे, जो आप यहाँ पे 10 लोग हैं। तो वहाँ पे समझ लो जो बंदा सिंगापुर में जो बंदा कार में चल रहा है वो बहुत ही रईस है। अच्छा। और उसके पास कार नॉर्मल ही है। वहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं बिकॉज जगह छोटी है। अब वहाँ पे वो टैक्स हटा देंगे तो ले भाई मेरे घर में 4 कार हो गई खड़ी हुई, तो वहाँ जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो ये सारा जो होता है ना, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है कि ज़्यादा चीज़ें भरे नहीं। अब एक बात बताओ, ये जो कार कंपनीज़ हैं, इतनी सारी जो ये कार जो सेल करती हैं, ये कैसे सेल कर पा रही हैं? हर साल ये हज़ारों लाखों कार सेल कर रही हैं, वो कार जहाँ रही हैं उसका भी तो मैनेजमेंट है ना। अब नल में से पानी आ रहा है तो वो पानी निकल भी रहा है, अब उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट नए से नए रूल लेके आती है। वही ये सारे रूल हैं जिसमें एक आम आदमी पिसता है और पिसता ही रहेगा डेवलपिंग कंट्री में। भाई ये सेकंड हैंड गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी हो रही है, जैसे दिल्ली NCR की गाड़ियाँ दूसरी स्टेट में तो जा ही रही हैं, और पुरानी गाड़ियाँ किसी और दूसरे देश में भी जा रही हैं। छोटे मोटे देशों में जाती हैं, बहुत पुर्तगाल के अंदर चलेगी, जहाँ पे भी राइट हैंड साइड वाला लॉ होगा वहाँ पे जाके लाइसेंस प्लेट, चेसी नंबर वगैरह ये सारे रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं। और यहाँ की कुछ ऐसी कार्स हैं जो जा सकती हैं। वो उनके अंदर क्या होती है कि वो एक तो कंडीशन वाइज होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई ना कोई एक वो होना चाहिए कि उनका क्या सिनेरियो है, तब जाके वो एक्सपोर्ट होंगे, वरना ऐसे नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंट प्लेयर्स है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या ये कंपनी का ही मैनेजमेंट सिस्टम है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, इससे बहुत पैसा कमाते हैं। और ये दुबई में भी बहुत है, ये वहीं से स्टार्ट हुआ है। भाई दुबई से भी कुछ लोग कार्स यहाँ पर लेके आते हैं, तो उसका क्या सिस्टम है? उसको कारनेट बोलते हैं। वो कार का एक वीज़ा होता है, एक लाइसेंस टाइप, 6 महीने की वैलिडिटी होती है, 16-17 लाख रुपए आपके लगेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास में पैसा है तो आप लेके आओ। तो उस केस में आपकी ड्यूटी वगैरह ऐसे कुछ लगती नहीं? उस केस में जो भी ड्यूटी होती है वो आपने चुका दी। अच्छा। हाँ, अब इंडिया में आपका कंटेनर होता रहेगा, कंटेनर में आपके पास फुल टू पेपर्स हैं, चाहे काले शीशे हों, आपके लेफ्ट साइड स्टीयरिंग है, आप चलाओ यहाँ, कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता आपको। पुलिस वाला रोकेगा तो वो पहले ही देख लेगा कि लेफ्ट साइड पे स्टीयरिंग है। हाँ। उसको समझ नहीं आएगा, दुबई की नंबर प्लेट लगी होगी ब्लू कलर की, ठीक है, उसको वैसे ही लॉ नहीं पता होगा। कारनेट जैसे आप दिखा दोगे, आपका चलान वलान कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर आ जाएगा फिर ये कि दुबई से इम्पोर्ट हुई है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि अगर काले शीशे दुबई में तो यहाँ पे आके उनके शीशे हटाओ, नहीं, शीशे वही रहेंगे। बाई चांस अगर तुम्हारी कार में कुछ क्राइम हो जाता है, कोई रेप हो गया, किसी को मार दिया, कुछ हो गया, कोई ड्रग्स आपने ले लिया उस कार में, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो इंपोर्ट एजेंसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है। आपका घर, आपकी पैसा, आपका परिवार सब उजड़ जाएगा एक साथ। इतना भयंकर लॉ है ये। अच्छा। आप ऐसे कुएं में चले जाओगे जिसका कोई नीचे है ही नहीं बेस। हाँ, और इसमें टाइम पीरियड सिर्फ 6 महीने का ही मिलता है? हाँ, 6 महीने का इसलिए होता है क्योंकि बाई चांस आप वहाँ पे जा रहे हो, मेंटेन कैसे करोगे आप? यहाँ से डिफरेंट कार लेके जा रहे हो, वहाँ पे पार्ट्स नहीं है, फिर वहाँ पे खड़ी रह गई तो जैसे अभी एक हमारे यहाँ F-35 खड़ा रह गया ना, जेट जो है ना, कि पार्ट्स नहीं थे, इंजीनियर्स आए और फिर ठीक नहीं हो पाया, अब पार्ट्स में जा रहा है वो। भाई आपके हिसाब से सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी है जो आपने ड्राइव करी हो किसी रिव्यू के दौरान, या वैसे कि भाई ये गाड़ी तो मैं ज़िंदगी भर ड्राइव कर सकता हूँ? बेस्ट कार हमेशा ही डिसाइड होती है बजट से। बजट बहुत सारे हैं, और दूसरी बात है कि बेस्ट कार कोई बना ही नहीं सकता, हर एक चीज़ में कमियां ही हैं। ये तो वो लोग हैं जो कार बेचने के लिए बोलते हैं ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। बेस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। अब सबसे हाईएस्ट जो सेलिंग कार है लो बजट के अंदर वो स्विफ्ट है। स्विफ्ट के अंदर 10 कमियाँ हैं। एक अगर देखा जाए जो कि हर एक बंदा स्विफ्ट लेके घूम रहा है,
तो 100% बेस्ट कुछ भी नहीं है भैया, बस ये है कि तुम सोच समझ लो, तुम्हारे पास जो बजट हो उसके हिसाब से चलो। बस ये देख लो कि उसका जो आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क है वो प्रॉपर है नहीं है, क्योंकि ये महिंद्रा और टाटा का बहुत बुरा है भाई, हुंडई किया वगैरह का बहुत टॉप नॉच है, और भी कंपनी से जिनका, मारुति का बहुत बुरा है, ठीक है। अब हो सकता है कि इंप्रूव हो गया हो, बट जो है आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क, उसके पार्ट्स, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, और जो लोग उसके ऑनर्स हैं ऑलरेडी, उसमें कितने फॉल्ट आए, कितनी ख़राब हुई है कार, उसके हिसाब से एक बेस्ट कार मानी जाती है, और वो कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपको लगी कौन सी कि यार ये गाड़ी अच्छी है? किस बजट में? किसी भी बजट में, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चले जाओ, लोएस्ट से लोएस्ट आ जाओ। देखो 10 लाख रुपए के बजट में आप एक स्विफ्ट उठा लो, डिज़ायर ले सकते हो, मारुति की दोनों है, आपको आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी बहुत। अमेज भी ले सकते हो, ठीक है, होंडा की है तो रिलायबल इंजन है। अब 20 लाख रुपए के अंदर चले जाओ तो फिर 20 लाख रुपए के अंदर बहुत सारी एसयूवी स्टार्ट हो गई होंडा की वगैरह, ठीक है ना। तो क्रेटा वगैरह का बेस मॉडल आ गया जैसे, या सेकंड बेस आ गया, वो आप ले सकते हो। बाकी क्रेटा मत लेना आप, अगर आपके पास अगर 20 लाख रुपए का बजट है तो बहुत अच्छा बजट है, आप उसमें महिंद्रा थार ले लो 5 डोर। तो उसमें क्या है कि आपकी धाक भी बनी रहेगी, महिंद्रा को इम्प्रूव भी कर दिया उन्होंने, सस्पेंशन भी ग्रेड कर दिया, हैंडलिंग भी अच्छी हो गई है उसकी। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अगर आज लोगे, क्योंकि हाइप में है, वो हाइप में है, आज ले लो, आज से 1 साल बाद बेचोगे इतने का बिकेगा, वैल्यू गिरेगी नहीं सब। नहीं वैल्यू नहीं गिर रही। ये हम लोग अपने टाइम में तो बेवकूफ़ थे, हम थोड़े लग्जरी की तरफ चले गए कि भाई इतनी है। हमको हमेशा देसी चीज़ लेनी चाहिए इंडिया में, पता है। अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए कि ये चीज़ मेरी इंप्रूव करे, तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन ले लो आप, ज़्यादा पैसे नहीं गिरेंगे। थार ले लोगे कुछ नहीं करने का, अगर थार को और मॉडिफाई करा लो थोड़ा सा तो और रॉयल्टी मिल सकती है, कम नहीं होगी। सही बात है। ये है। बाकी फिर 30-35 लाख रुपए के अंदर जैसे आप जाते हो ना, तो थोड़े इन ब्रांड से हट जाओ, थोड़े से अलग उस पे जाओ। जैसे आप 45 लाख रुपए पे चले गए तो BMW का X1 लो। भाई अगर स्कोडा जैसा ब्रांड है वो लेना चाहिए? मत लो अभी फिलहाल के लिए। गाड़ियाँ अच्छी हैं, मैंने कोडियक को 272 की स्पीड पे चलाया, उन्हीं के ही रेसिंग अभी ट्रैक पे। जैसे वर्टूस वगैरह आई है तो सही चल रहा है। देखो वर्टूस और ये फॉक्सवैगन सब सेम है भाई, ये बाकी सब सेम है, अंदर से सारी चीज़ें सेम है, बाहर से लोगो चेंज हुए हैं जैसे मारुति और टोयोटा करता है। इंजन देखो वही डाल दिया यार, चेसी वही डाल दी यार, बस डिज़ाइन ही तो चेंज कर दिया, चल तो वही सामान रहा है, कोई टेक्नोलॉजी थोड़ा ना इंप्रूव कर दी उसके अंदर। तो जब चीज़ कोई तुम्हें अगर कोई डिफरेंट लेना है तो फिर डिफरेंट लीग में सोचना पड़ेगा, और जो भीड़ जहाँ चल रही है फिर वहाँ भीड़ चाल चलोगे तो फिर बात अलग हो गई। उसके अंदर आपको सारी ऐसी कार्स मिल जाएंगी जो रोड पे सबसे ज़्यादा दिखती है। 30 के अराउंड कुछ बताओ आप, 30 लाख में कुछ बढ़िया। बहुत सारी, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके लिए। सेल्टॉस कैसी है? सेल्टॉस अच्छी गाड़ी है, अगर डीजल में लोगे, पेट्रोल में लोगे तो फिर वो वही माइलेज उसकी बहुत कम है। जो भी आप कार ऐसी वाली पेट्रोल में लोगे उसकी माइलेज कम है। आप छोटी वाली कार्स ले सकते हो, जैसे i10 वगैरह पेट्रोल में ले लो, वो ऑब्वियस है पेट्रोल में मिलेगी वो। ये स्विफ्ट वगैरह पेट्रोल में ले लो, ये ठीक है ये गाड़ियाँ। जैसी ही थोड़े चैसी भारी जाती है ना इनके, पता नहीं है 5-6-10 की माइलेज से आगे बढ़ती नहीं कभी। तो अगर माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर माइलेज का कोई इशू नहीं है, ये देखना है कि 15 साल तक चलेगी, मेरी रीसेल वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अब डीजल में पता क्या, आपकी रनिंग भी नहीं है, आप सोचते हो अरे मैं तो डीजल लूँगा माइलेज ज़्यादा मिलेगी, उसके लिए पैसे जोड़ रहे हो ना, 2 लाख रुपये फालतू दे रहे हो आप, आपकी रनिंग तो है ही नहीं। अब जब आपकी रनिंग नहीं है तो आप फिर पेट्रोल लो ना, क्योंकि जब आपकी रनिंग नहीं है, आपको कम चलानी है तो खड़ी रह गई आपकी कार। अब डीजल में क्या है, डेफ फिल्टर होता है, वो चोक हो जाता है बार बार, कार्बन ज़्यादा जमा होता है। वो हमारा ये BS6 वाला है कि इसमें जो है CO2 ज़्यादा बाहर निकलनी चाहिए, कार्बन बाहर निकलना चाहिए बस। उसमें उसकी मेंटेनेंस बढ़ गई, आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, आप चला भी नहीं रहे हो, और फिर आपकी कार 10 साल से पहले ही बिक जाएगी, तो आपको कितना डेप्रिसिएशन मिल गया सोचो, आप तो डिप्रेशन में आ जाओगे है ना। इससे अच्छा है पेट्रोल लो, पेट्रोल के अंदर ज़्यादा ही कॉस्ट कटिंग है, साले CNG लगा लो ना आप। और अगर इसका 50-60 का बजट है? 50 लाख आप वॉल्वो में जाओ, आप BMW में जाओ, आप मर्सिडीज़ में जाओ, स्टार्टिंग वेरिएंट है 50 लाख रुपए के अंदर, बहुत बढ़िया है। आप CLA 200 के अंदर जा सकते हैं, सीडैन में चाहिए, स्पोर्टी कार चाहिए जिसमें फैमिली भी बिठा सको और लड़कों के लिए भी हो, या फिर आप X1 ले सकते हो, या फिर आप 2 सीरीज़ जो आ गई है BMW की, वो भी बहुत बढ़िया है। अब मतलब इसके अंदर क्या है कि आप जितना पैसा दे रहे हो उतनी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही हैं, पता है कहाँ मिल रही हैं? लोगों पे। आप लोगों का पैसा दे रहे हो, वही सारे फीचर आपको किया दे रही है, उससे ज़्यादा दे रही है। उससे किया को दे दो 50 लाख रुपए, हुंडई को दे दो, वो आपको 5-6 गुना ज़्यादा देगी, बस आप लोगों के पैसे दे रहे हो। थोड़ा स्टेटस सिंबल मेंटेन होता है, उसके लिए ब्रांड के लिए दिया जा रहा है स्टेटस सिंबल, वो वही पैसा है, वही चीज़ें तो खींचती हैं चीज़ें। बाकी परफॉर्मेंस वाइज की बात आती है तो ऑब्वियस है कि अब कंपनी ने कोई कार बनाई है तो उसके अंदर वो कोई 1 लीटर इंजन, मतलब 1000 सीसी का इंजन तो डाल नहीं देगी, तो इंजन भी अच्छा डाल दिए वो, तो चलने में थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइन होती है, बस यही है। मेंटेनेंस ज़्यादा होती है उनकी, माइलेज कम होती है, लेकिन भागती अच्छा है।
आपने भाई लैम्बो भी चलाई हुई है, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? भाई मेरे पास लाइसेंस नहीं था दुबई में, बट मैंने इंटरनल एरिया के अंदर चलाई तो मेरे को तो ऐसा लगा जैसे मैं जनरेटर में बैठा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स कार जो भी होती है ना, इसकी सस्पेंशन बहुत स्टिफ होती हैं। जितनी भी सुपर स्पोर्ट्स हो गई, तो आप देखते हो बैठोगे ऐसे बिल्कुल फंस के, जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका ऐसा लगेगा, आपके कान सुन हो गए, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद मज़ा आने लग जाएगा। जैसे आप थ्रॉटल दोगे तो उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ था, ऐसे होगा वू, ये इफेक्ट आते हैं और सीरियसली दिमाग खराब हो जाता है आपका। अब आपका एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप यार एक 3-4 करोड़ की कार में बैठे हो स्टीयरिंग पे और थ्रॉटल आप दे रहे हो, और क्या मज़ा है भाई साहब। खींच दूंगा, खींच के दिखाओ। वो भाई थ्रॉटल पे पैर रखोगे लीनियर, जब तक आप लीनियर रख रहे हो। जैसे ही थ्रॉटल 30% से ज़्यादा पे आ गया ना, देखो 30% तक थ्रॉटल उसका नॉर्मल चलता है, ऐसा नहीं कि थ्रॉटल पैर रखते के साथ ही भाग गई रॉकेट। 30% तक थ्रॉटल ठीक है, नॉर्मल चले गया, पार्क प्रूव कर सकते हो। जैसे ही 30% से गया भाई, वो पागल हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं चीज़ें। अब तो ऐसी हाइब्रिड आ गई हैं फेरारी के अंदर और ऐसी लैम्बोर्गिनीज के अंदर, ये हाइब्रिड आ गए हैं फुल टू। ये 100 तक तो अपनी बैटरी पे चली जाती हैं, 100 के बाद ये इंजन स्टार्ट करेंगी। V6 इंजन है मान लो, या स्ट्रेट 6 इंजन है, या फिर V12 इंजन है समथिंग, तो 100 तक तो ये ईवी पे चल रही हैं। और ईवी पे इनके जो टॉर्क है भाई 800 एनएम ऑफ टॉर्क, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, हज़ार एनएम ऑफ टॉर्क। तो ये ऐसा है जो बड़े बड़े जो हमारे ट्रक होते हैं, जो ये माल खींचते हैं, ये जो खींचते हैं ना, इनमें टॉर्क होता है खींचने की शक्ति, और हॉर्स पावर होती है भगाने की। तो इन गाड़ियों में दोनों मिल जाता है आपको। तो कुछ गाड़ियों में के अंदर हॉर्स पावर मिलती है सिर्फ, जो आराम से उठेगी लेकिन हाई स्पीड पे जाएगी, और कुछ गाड़ियों के अंदर टॉर्क और बीएचपी दोनों होती है, जिससे कि वो एकदम से उठती है और एकदम से भागती है। इनके अंदर दोनों मिलता है, वो भी स्टार्टिंग में बैटरी से शांत होती है, जैसे इंजन स्टार्ट होगा वैसे ही आपके कान फट गए। एक्सपीरियंस अलग ही है ये बात। ये भाई आपके ना गाल लाल हो जाते हैं, आपको ना यहाँ पे गर्म फील होने लग जाता है। स्पीड तक खींची आपने? नहीं, मैंने इंटरनल पार्किंग में घुमाई है मैंने, तो होगा मतलब 90-100 पे तो होंगे ही मैं अंदर मतलब पार्किंग बहुत बड़ी होती है वो, ऐसी वाली पार्किंग जो टोक्यो ड्रिफ्ट वाली पार्किंग, तो उसके अंदर घुमाई, छत पे चलाई, बहुत मज़ा आया। अगर यहाँ पे रोड हो और यहाँ पे मौका मिले तो मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसी चीज़ें। अगर मैं आपको कोई लैम्बो या फरारी, क्या चूज़ करोगे आप? देखो फेरारी जो है वो है अपना एक चाम, एंजो फरारी जिन्होंने स्टार्ट किया था, पहले फिएट के पास गए जॉब करने के लिए। लैम्बोर्गिनी जो है वो एक है टेक्नोलॉजी, वो है एक एरोडायनामिक्स, डिज़ाइन, फीचर्स, ये लो, वो भी तो ट्रैक्टर ही बना रहे थे पहले, तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कौन सी अच्छी लगती है, जो भी लेटेस्ट जो मॉडल है वो लैम्बोर्गिनीज़ के हैं, क्योंकि इनमें डिज़ाइन आ गया, फैशन आ गया, इसके अंदर रिचनेस आ गई। ऐसा नहीं है कि यह फरारी की तरह जो अभी इन्होंने दुइची चिलिंड्री जो निकाली है उसके अंदर कुछ नहीं दिया, आगे से उसको गंदा सा एक बैंड लगा दिया ब्लैक कलर का, वो 12 करोड़ की है। तो इससे अच्छा आप नॉर्मल एक लो, एक हुराकान ले लो, कितनी बेस्ट दिखती है वो, है ना, और चलती भी अच्छी है वो, तो 7-8 CR के अंदर आपकी वो आ जाएगी। वहाँ पे आपकी वैल्यू है, और यहाँ पे आपका क्या है, लेगेसी। फरारी में फरारी लेगेसी, वहाँ पे वैल्यू। और भाई टू व्हीलर्स में बताओ कौन सा ब्रांड हमारी ऑडियंस देख रही है, जिसको लेना हो तो कौन सा ब्रांड है जो ड्यूरेबल है, ट्रस्टेबल है, अच्छा ब्रांड है टू व्हीलर्स में? स्कूटर्स में होंडा का एक्टिवा तो चलता ही है, ऑब्वियस है। अब इलेक्ट्रिक की बारी है, अब भूल जाओ। अब होंडा ने जो इतने सालों तक एक्टिवा का शोर मचाया, एक्टिवा हर कोई एक्टिवा चला रहा है, आप लोगों ने भी चला होगा, मैंने भी चला थोड़ा बहुत। एक्टिवा वो इलेक्ट्रिक लेके आए, और इलेक्ट्रिक लाते ही पिट गया। क्यों? मैनेजमेंट जापान के अकॉर्डिंग सोचा उन्होंने, इंडिया में नहीं चलेगा भाई, इंडिया चलेगा। अब वो उनकी टेक्निकल टीम जो मुझसे बोल रही है कि हमने मेंटेनेंस फ्री दे दिया। भैया ईवी क्यों लेता है इंसान कि मेंटेनेंस फ्री हो, मेरे को टेंशन नहीं लेनी, है ना। उसमें आप बोल रहे हो, पहले ही कस्टमर को बोल रहे हो मेंटेनेंस 3 फ्री है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ लोचा है। फिर अंडर पावर्ड भी है, फिर वो रेंज ही उसकी कम है, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसों पे दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज गायब होती जा रही हैं और कुछ कंपनीज नई निकलती आ रही हैं, जैसे कि हीरो हो गया, ये अपना वीडा बना रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। यामाहा अभी तक लेके नहीं आ रहा, अभी लेके आएगा, चलो ठीक है। बाकी और कौन सी कंपनीज है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बनाया? उसमें एक कंपनी है, वो है अल्ट्रा वायलेट, जिन्होंने बनाया टेसरेक्ट स्कूटर। इंडिया फास्टेस्ट मोटरसाइकिल बनाते हैं इलेक्ट्रिक, F77 हो गई या फिर कुछ और हो गई। ये लोग जो हैं, ये है एक छोटा सा स्टार्टअप, जिन्होंने के पास आइडिया था, स्ट्रक्चर था, इनको फंडिंग चाहिए थी, फंडिंग मिली, इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। वो बाइक ऐसी हैं, उनको चार्ज करो F77 को, आप बैठो, आपको क्या फील आएगा यार, क्या चला रहा हूँ मैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं है, आपको ऐसा लगेगा ई रिक्शा है। जब गड्ढे में से निकलेंगे ना तो खट खट की आवाज़ आएगी, क्योंकि सस्पेंशन की आवाज़ है ना। तो ईवी इसी कंपनी ने एक स्कूटर बनाया है टेसरेक्ट,
अब वो टेसरेक्ट जो स्कूटर है, टेसरेक्ट आपने अगर आयरन मैन मूवी देखी हो, कैप्टन अमेरिका देखी हो मूवी, तो उसके अंदर एक क्यूब होता है टेसरेक्ट, सोर्स ऑफ पावर ब्लू कलर का, जो कैप्टन अमेरिका बर्फ में लेके सो जाता है, उससे इन्होंने नाम लिया क्योंकि वो पावर ऑफ सोर्स है टेसरेक्ट। उसमें स्कूटर बनाया बहुत डैशिंग, बहुत आलीशान। उसके अंदर ऐसे फीचर्स दे दिए जैसे फ्रंट में रडार है, कैमरा आ गया, इतनी बड़ी स्क्रीन दे दी, रियर में रडार आ गया, कैमरा आ गया, हैप्टिक फीडबैक आ गया, थ्रॉटल में वाइब्रेट करेगा भाई, शीशों के अंदर दिखाएगा पीछे से क्या चीज़ आ रही है, मतलब वो दिखाएगा सिग्नल। भाई बहुत सारी चीज़ दे दी, कार बना दी उसको स्कूटर को। और दे भी कितने में है, 1,20,000 रुपये का तो बेसिक वेरिएंट है, और 1,90,000 रुपये का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाएगा जो 2 लाख रुपये में मिल जाएगा। अब 2 लाख रुपये में एक फ़ोन आता है नॉर्मल इंसान को देखा, सही बात है। ठीक है, वो इतना बड़ा इतना सारा सब कुछ सिस्टम बनाने है, बट वो लॉन्च होगा 26 में, मार्च में। हाँ, लेकिन वो आ रहे हैं, वो खा जाएंगे, वो 2 लाख रुपये वाली मार्केट खा जाएंगे, वो 1.5 लाख रुपये वाली मार्केट खा गए वो। इसलिए तो अब ये जो हीरो लेके आया अपना वीडा, ये बास सर्विस के तहत क्यों लेके आया, इनको पता चल गया भाई वीडा ऐसे तो बिकना नहीं है, 1,20,000 रुपये कौन देगा, 1,10,000 रुपये कौन देगा। क्या है कि आप अप फ्रंट कॉस्ट को कम कर दो, कि पहले आपको पैसा नहीं देना, आप देते रहो बाद में, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे मेरे 1,000 रुपये का बिल आ रहा है पर महीने का, मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है जिससे मैं ऑफिस जा सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है, रोज़ मुझे 40 चलाना है, तो मेरे लिए तो वो फ्री की चीज़ हो गई ना। और भाई स्पोर्ट्स बाइक की भी मार्केट भी काफ़ी पिट गई है, बंद खत्म ही होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तो लोग ले ही नहीं रहे। स्पोर्ट्स बाइक का अभी भी बहुत क्रेज़ है, अभी भी लोग ले रहे हैं, जो लोग समझ गए वो लोग समझ गए। धूम आई थी मूवी, उसके बाद में बाकी सारी बाइकर्स बॉयज मूवी आई, उसके बाद में बहुत सारी और मूवीज़ आई, तो जो बच्चा था हमारे वाला 90s किड, उसके सपने थे वो, बड़े होके उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने सोचा अब तो मैं बाइक लूँगा, उन्होंने 12 लाख रुपए की 15 लाख रुपए की बाइक खरीद ली। अब वो ऑफिस जा रहा है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, उसका काम अलग चल रहा है, वो बाइक बेचारी खड़े खड़े धूल इतनी मोटी मोटी जम गई उसमें। उसने 12-15 लाख रुपए अपने वो एक ब्रिक बना रखी है, मतलब एक बेकार है वो, वही 12-15 लाख रुपए उसको समझ आता है 2-3 साल बाद। अब ये कितनी चलाई थी मैंने, 10,000 किलोमीटर बेच रहा हूँ मैं इसको। तो अब वो वाली मार्केट जा रही है, अब नई मार्केट आ रही है, वो वाली मार्केट जा रही है, अब नई मार्केट। यूज्ड सुपर बाइक्स बहुत बिकती हैं। अब यूज्ड सुपर बाइक्स में ना पता है क्या होता है, इनके इंजन बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनके अंदर 15,000-20,000 किलोमीटर से कुछ नहीं होता। लेकिन जो 1 लीटर क्लास जो बाइक होती है, स्पोर्ट्स बाइक लीटर क्लास, जैसे ZX10R 220 स्पेसिफिक बताऊँ, ये 15-20,000 किलोमीटर चलोगी, इसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हायाबुसा जैसी जो बाइक है, जो कि एवरग्रीन बाइक है, कल्ट है, आप उसको 50,000 किलोमीटर चली हुई भी ले लो, वो नो टेंशन है आज भी। वो ऐसा है जैसे आपने एक मारुति या फिर एक हुंडई की एक i10 ले लियो, आप उसको चलाओ, हाँ चलाओ फिराओ कुछ भी करो, नो टेंशन, सर्विस भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं खाती। लेकिन जैसे आप 1 लीटर पे चले गए, वैसे ही उनके जो हाई कंप्रेशन होता है ना, कंप्रेशन रेट ज़्यादा हो गया। अब जब जैसी कंप्रेशन रेट ज़्यादा हो गया, जैसे घिसती ज़्यादा चीज़ें, वो 15-20,000 किलोमीटर पे वो डाउन आ जाते हैं उनकी इंजन की परफॉर्मेंस, और फिर मेंटेनेंस मांगते हैं वो। भाई ईवी में भी आ रही हैं स्पोर्ट्स बाइक्स। ईवी में इंडिया में अल्ट्रा वॉलेट कंपनी है जो निकाल रही है, और स्पोर्ट्स बाइक टू बी वेरी स्पेसिफिक। इंटरनेशनल कंपनी से भी डर रही हैं आने में, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज, ज़ीरो एक कंपनी है, ज़ीरो, इनकी बाइक्स बहुत फेमस है, बहुत चलती हैं, बहुत चलती हैं। इनकी स्टार्टिंग बाइक की कीमत ही 6 लाख रुपए है ईवी की, और वो दिखती है ऐसी सी है मोपेड जैसी। क्यों लेगा भाई, मेरे को पैसे बचाने हैं या स्टार्टिंग में ही पैसे दे देने सारे, है ना। तो इसलिए हमारी इंडियन कंपनीज़ को ग्रो करना चाहिए। अभी भी इनके पास में बहुत बड़ा मार्केट है। बाई चांस अगर मेरी छोटी सी भी कंपनी होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती ना, मैं इतने कॉन्सेप्ट लेके आता ना मार्केट में और लोगों से चलवाता, ये करता। अभी भी ला रहे हैं लोग, लेकिन पता है क्या कर रहे हैं, सारा सामान चाइना से ही रहा है, यहीं पे हरियाणा की फैक्ट्री में जाके वो असेंबल पेचों से इनके मजदूर कर रहे हैं। ये उस पर अपना ठप्पा लगा के बोलते हैं ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हो गया, और इनके पास में कोई वो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, सारा सामान वहीं से आ रहा है, कुछ नहीं किया इन्होंने, सारा BMS सिस्टम, मोटर, ये वो सारा ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ वहीं से। कुछ कंपनीज़ हैं, मैटर वगैरह कुछ कंपनीज़ हैं यहाँ की जो बना रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अल्ट्रा वायलेट हो गई, बना रही है, अच्छा काम कर रही है। देखो यामाहा लेके आएगी, बाहर से लेके आएगी, होंडा लेके आएगी, बाहर से लेके आएगी। कुछ ही तो कंपनीज़ हैं, 1-2 तो 3 मान लो जो इंडियंस हैं, इनके पास मौका है, समझ जाओ। अगर नहीं समझ सकते तो ये बाहर की जैसी कंपनीज़, क्योंकि वहाँ पे ना R&D नेटवर्क ज़्यादा है, वहाँ पे ना चीज़ें ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताओ, हम ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं, हम ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं। और ड्रोन कैसे नहीं बना पा रहे हैं, हम बड़े बल्कि ड्रोन तो बना लिए जो उस पे है, जो खेतों में चल रहे हैं, जो वो स्प्रे कर रहे हैं। हम स्टेल्थ ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं, हम DJI जैसा मैवरिक 4 नहीं बना पा रहे हैं यार,
कितने का होता है वो, 1.5 लाख रुपए का मिलता है ना। हम वो ड्रोन अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मोटर नहीं है हमारे पास, फ्लाइट सिस्टम नहीं है हमारे पास, अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बातों में बड़ी लगती हैं, अरे वाह भाई वाह क्या सीन है, लेकिन सब कुछ आ रहा बाहर से है अभी भी, सारे ब्लूप्रिंट बाहर के, सारी टेक्नोलॉजी बाहर की है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपने जानी होगी इस एपिसोड में, जिससे आपकी मदद होगी अपना नेक्स्ट व्हीकल चूज़ करने में। अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो भी नई गाड़ी या 2 व्हीलर प्लान कर रहा है। और अगर आपको हमारे भाई की बातें अच्छी लगी है तो इन्हें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल इनका यहाँ गोल बटन आ रहा है, ये अपने चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी रिव्यू वीडियोस डालते हैं, जाओ इन्हें फॉलो कर लो। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।